कहते ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। एक तरफ मोदी जी की पुलिस, दूसरी तरफ योगी जी के गुंडे आकर के हमारे नेता को डराने और धमकाने का प्रयास करता है। लेकिन वो कैसे भूल गया कि जट तो जट है लेकिन जाट में लट है, और जब जाट का लट कर जाए तो भैया उसे हिलाना बड़ा मुश्किल है। मोदी जी की बोलनी मजबूरी हो गई है साहब, क्योंकि कल तक बहुत दूर घूम रहे थे ये। उधर कहते वो वाला किसान जो है ना वो ओरिजिनल है, और यहाँ वाला जो किसान है वो डुप्लीकेट है, वहां भी फेल। फिर देखा कि भाई अब इस सरकार इसको हम हटाए कैसे, तो एक मजबूत साठ गांठ जो हिंदुस्तान की नींव को मजबूत करता है। जब जब हिंदुस्तान में कोई आपदाएं आया है, अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने का काम करता है वो कौम जट और जाट। जट और जाट में अंतर क्या है? जट में एक डंडा नहीं है, लठ जो है जाट के हाथ में पड़ा, और जब ये दोनों एक होगा तो भैया सरकार हिलने लगा। सरकार ने सोचा कि भाई अब करे कैसे, ये तो मान रहा, तो इसने अपने समर्थकों के द्वारा हम हिंदुस्तानियों का राष्ट्रीय धरोहर, जिसको बड़े शान और शौकत से हम और आप सैल्यूट मारते हैं, लाल किला, उस लाल किला को अपमानित करने का काम किया इस सरकार ने। उसने इसको अपमानित करके हिंदू और सिख के बीच लड़ाने का प्रयास किया इस सरकार ने। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने किसान राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता राकेश टिकैत साहब को, कि उनके अंदर की अंतरात्मा बाबा महेंद्र टिकैत जी की पुण्य आत्माएं इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसानों का मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्य आत्माएं हम किसानों के संरक्षण में आए। और टिकैत साहब एक तरफ कहते ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। एक तरफ मोदी जी की पुलिस, दूसरी तरफ योगी जी के गुंडे आकर के हमारे नेता को डराने और धमकाने का प्रयास करता है। लेकिन वो कैसे भूल गया कि जट तो जट है लेकिन जाट में लट है, और जब जाट का लट कर जाए तो भैया उसे हिलाना बड़ा मुश्किल है। और बाबा टिकैत जब थे उस वक्त में कितना संघर्ष हुआ, 5 लाख किसान दिल्ली में आए, उस वक्त भी प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। क्या ऐसा माहौल हुआ? तो ये डपोर संखी प्रधानमंत्री रहे, झूठे प्रधानमंत्री रहे। आज तक जो कुछ भी इन्होंने कहा उस पे कहीं खरा उतरने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसका करारा जवाब आज टिकैत साहब के नेतृत्व में हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे निकलकर हर नौजवान अपने आप को भगत सिंह बनता हुआ महसूस कर रहा है। हर वो बेटा चंद्रशेखर आजाद बनना चाहता है, हर वो बेटा महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया बनकर के आज सड़कों पे खड़ा और इस जालिम सरकार के खिलाफ ईंट सेंट बिजाने को तैयार खड़ा है। एक नारा था, शायद आपको याद हो, कि सड़कें जब खाली होती हैं संसद आवारा हो जाती है। बिल्कुल हो जाता है, और ये आवारे लोग हैं, तभी तो पुलिस के दम पर ये सड़कों को वीरान करने का प्रयास इस सरकार की थी। ये सरकार तो बस्तियों को तो शमशान पहले ही बना चुका। इस सरकार ने तो शमशान को भी घोटाले का घर बना के रख दिया, जो गाजियाबाद मुरादनगर बानगी है। एक झटके में पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि घर से लाश शमशान जाया करता था, लेकिन इस सरकार में यह भी हो गया कि शमशान घाट से लाशें घर आई है। तो इस सरकार का क्या कहना है साहब, इनकी सोच का क्या कहना है? ये तो मस्त हैं, मशरूम खा रहे हैं, मस्त हैं, करोड़ों का सूट पहन रहे हैं, मस्त हैं, गोगल्स लगा करके मस्त हैं। इन्हें हम गरीब कहाँ नजर आते हैं? जांच का विषय है ना, जांच का विषय पुलवामा भी है। हमारे देश के नौजवानों को इन्होंने बरगरा के रखा। जो व्यक्ति लाश पे ही राजनीति करना सीखा हो, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि देश के भविष्य के साथ वो बेहतर करेगा? आप क्यों भूल जाते हो
इस देश को अलग अलग करने का कितना प्रयास इस सरकार ने किया है। जब देश का नौनिहाल, देश का भविष्य अपने छात्र हित में, शिक्षा हित में जब आवाज उठाता है, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके ये संबोधित करने का काम करते हैं। और आधे हिंदुस्तानी जो गोदी मीडिया है इनकी, गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी कह करके संबोधित करने का काम करता है। और हमारे नौजवानों के दिमाग में ये जाता है कि जो मीडिया कह रही है वो सही कह रही है। आप कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। अगर स्टूडेंट के बीच से राष्ट्र विरोधी नारे निकलेंगे तो क्या कहोगे उन्हें? कौन निकाला राष्ट्र विरोधी नारा? कहाँ निकला राष्ट्र विरोधी नारा? अगर निकला तो इनकी सरकार थी, इनकी LIU थी, इनकी CBI थी, इनके NIA थे। कहाँ है वो लोग जिसने नारे लगाए? क्या हो गया उनके साथ? ये सिर्फ चुनाव के वक्त, जहां भी चुनाव होगा वहां का हिंदू खतरे में होगा। जहां जैसे ही राष्ट्रीय चुनाव आएगा वैसे ही हमारा देश खतरे में होगा। और इन लोगों से आप उम्मीद करते हो जो लाल किला की सुरक्षा नहीं कर पाए, ये हमारे देश की सुरक्षा करेंगे? दीप सिंधु का एक बयान आया है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। दीप सिंधु ने कहा है कि जहां मैंने झंडा लगाया खालसा पंथ का, वहाँ कोई झंडा ही नहीं था। उस झंडे और जो झंडा लगा हुआ था उससे उसने बताया कि बहुत दूरी पर झंडा था। बिल्कुल ऐसा था, ऐसा था। क्योंकि तिरंगा झंडा को अपमानित करने का साहस किसी भी हिंदुस्तानी में नहीं हो सकता है। क्योंकि ये आज़ादी, ये तिरंगा हमें थाली में परोस के नहीं मिला था। इस तिरंगा को और इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया था। तो इतना आसान नहीं था ये आज़ादी पाना। तो इतना विश्वास तो हमें भी है कि सिद्धू तिरंगे का अपमान नहीं किया होगा, लेकिन भाजपा के कहने पे वहाँ एक धर्म का झंडा फहराने की जो उसने गलती की है और आपसी माहौल खराब करने का जो प्रयास उसने किया है, ये बहुत ही गलत, निंदनीय है। और अब तक मोदी जी का NIA उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया है, जो सोचने का विषय है। एक धर्म विशेष का झंडा लगा करके इस आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है। यही तो भैया हम गा रहे हैं, यही गाना तो हम गा ही रहे हैं कि इनका काम ही भटकाओ, लटकाओ, सटकाओ। क्योंकि जब हम एक हो जाएंगे, आज भी राधा रानी की चुनरी कौन सिलता है? सलमा सिलती है, सलमा बेगम। सलमा बेगम चुन्नी सिलती है, तब जाके राधा रानी पहनती है उसे। भगवान राम का खड़ाऊ कौन बनाता है? हमारे रहीम भाई बनाते हैं, तब जाके भगवान राम पहनते हैं उसे। तो भैया मेरा हिंदुस्तान साधु संतों सूफियों का रहा है, वीरों का, योद्धाओं का रहा है। हमें आपस में एक गले मिलके रहने दो भाइयों। भटकाओ मत हमें, लटकाओ मत हमें। हमारा देश बहुत मजबूत है और इतना मजबूत है कि तुझे हटाने के बाद हम नंबर 1 बन जाएंगे। अगर धाराओं से हम डरते तो हमारे पूर्वज आज भी हमें गुलामी छोड़ के चले जाते। हमारे अंदर जो खून है हमारे पूर्वजों का है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए न जाने कितनी धाराएं झेली, कितने संकट झेले, काला पानी झेला। हमारे पूर्वज माफी भीर नहीं रहे हैं, माफी मांग करके काला पानी से भाग के नहीं आए हैं। हमारे पूर्वजों ने फांसी को, फंदे को चुमना पसंद किया है। तो इसलिए इस धारा से हम नहीं डरेंगे। इनके NIA, CBI, फलाना ढिमका, जो भी इनका तंत्र है ना, इनका तंत्र इन्हें मुबारक। हम तो भैया स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने हिंदुस्तान में हर चेहरे पे मुस्कान चाहते हैं। मेरा अगला सवाल है, मैंने एक सवाल किया था कि जब सड़कें खाली हो जाती हैं, संसद आवारा हो जाती है, क्या आप संसद का घेराव करेंगे? सड़कें भर चुकी हैं। संसद का घेराव करने से पहले ही संसद में बैठने वाले आवारा लोग कह रहे हैं कि अब एक कॉल की दूरी रह गई है साहब। तो देखते हैं, आवश्यकता पड़ी तो वो भी होगा। क्योंकि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। वो कौम मुर्दे होते हैं जो चुनाव का इंतजार करता होगा कि चुनाव आएगा, मैं वोट उसके खिलाफ दूंगा, सरकार बदल जाएगी। नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी, हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमारे खिलाफ दिल्ली में बैठी सरकार हिंदुस्तान के नींव को हिलाने का प्रयास मात्र करेगा तो उसे हम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये बताइए मुझे, जो आप सरकार को उखाड़ने की बात करते हैं, तो क्या 2022 में इलेक्शन पर आप यहाँ राजनीति करने, चमकाने के लिए आए हैं? देखिए, राजनीति बाद में, पहले हम किसान और प्रधानमंत्री जी को भी हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, ए मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ए गृह मंत्री जी, मोटे भाई जी, देश रहेगा ना तो हम राजनीति करते रहेंगे।
आप धारा लगाते रहना, हम लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन देश को गुलाम मत होने दो, देश को गुलामी की ओर मत ले जाओ। और अगर ऐसा प्रयास करोगे तो हम हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 कोल की दूरी बताई गई है, तो कोल पर जाएंगे क्या? उन कमाल करे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? हम किस लिए आए हैं? हम गांधी जी के मानने वाले लोग हैं साहब, अहिंसक लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि गांधी जी के उस बात को भी हम याद रखते हैं, करो या मरो। तो अब हम करो और मरो की स्थिति में खड़े हैं। आप हमारी मांग को मानो या वरना हमें मार दो। 12 बार वार्ता हो चुकी है, 13वीं बार वार्ता होगी, क्या कहोगे इसे? अजी 13वीं बार हो, 14वीं बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वार्ता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो उनसे कहते हैं आप वहीं से कह दो ना, हमें बुलाने की भी जरूरत नहीं है कि भैया 3 काला कानून वापस, हम अपना होली खेल लें, अपने अपने घर को जावे। मेरी बात आप शायद समझ नहीं पाए, 13वीं वार्ता की है मैंने। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, उनका 14वां भी होगा, वो 13वीं के बाद 14वां जो होता है वो होगा, लेकिन अभी समय है, अभी रहने दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, देखिए बिल की पूछ रहा हूँ, मैं इस बिल की हाँ तो बिल कि का 14वां करके ही हम लोग जाएंगे यहाँ से। वो 13 मीटिंग कर ले, 14 कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बड़ा दिल में पीड़ा होता है जब उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, क्योंकि देश जो पहले मन की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसमें उन्होंने युवाओं को संबोधन तो किया, लेकिन किसानों का जिक्र नहीं किया। युवाओं को ये एक सलाह दी है कि वीर गाथाएं लिखा करें, वीरों की कहानियां पढ़ा करें, वीरों की गाथा लिखा करें। धन्यवाद देता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम युवाओं को ये तो कहा कि वीरों की गाथाएं पढ़ें और लिखें। तो मेरे युवाओं, आज अगर हिंदुस्तान में तुम्हें बचाने के लिए कोई वीर आया है तो वो तुम्हारा नेतृत्व करता राकेश टिकैत है, उसकी कहानी पढ़ो। ऐ मेरे युवाओं, अगर हिंदुस्तान को गुलामी से बचाने के लिए कोई आया है तो हजारे हाथी इस सड़कों पे है, उनकी कहानी लिखो और पढ़ो। आने वाली नस्लें उस किताब को पढ़ करके अपने टिकैत साहब को और हम लोगों को याद करेंगे और कहेंगे कि मेरा भी बाबा दादा था, जब मोदी जी थे, योगी जी थे तो गुलाम बनाने की ओर ले जा रहे थे, तो उस वक्त में इन्होंने कुर्बानी देने का काम और संघर्ष करने का काम किया। उसके बाद जो किसान नेता हमारा भाईचारा युवाओं को बड़े बुजुर्गों आंदोलन को जिंदा रख दिया, तकरीबन उससे जो था उससे पहले जी मजेदार बना दिया। इस बार देखिए, ये धरती वीरों से खाली कभी नहीं रही है साहब, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की भूल है कि उनके दिमाग में ये आया कि हमने धर्म के नाम पे सबको भटका दिया है और वो धर्म में आपस में भटकते रहेंगे और वीरता ये अपनी खो देंगे। अरे इस हिंदुस्तान में तो वो वीर हुआ है कि समुद्र ने भी रास्ता छोड़ा है। हिंदुस्तान में तो वो वीर हुआ है कि जनरल डायर को लंदन में जाकर ठोकने का काम किया है। और ये तो हमारा अपना धरती, अपनी बात और अपनों को बचाने के लिए। और टिकैत साहब के बैठ जाओ आप, टिकैत साहब के पूर्वज क्या हैं? बाबा टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्होंने सदैव किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, ये लोग किसी जात के नेता नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के हर उस गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े के नेता हैं जिनकी आवाज बनकर के संसदों तक पहुंचने का काम किया था। और धन और धरती बट के रहेगी का नारा देकर के आज हर किसानों के चेहरे पे जो मुस्कान है, आज लोगों के पास जो खेत है, खलिहान है, वो चौधरी चरण सिंह जी और बाबा महेंद्र टिकैत की देन है। और उन्हीं का वंशज है ना, उन्हीं का खून ना है, तो खून वही जब होगा तो उबाल लेगा ना। लोकल विधायक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जबरदस्ती की गई साहब के साथ, ये सबके सब गुंडे हैं। ऐसा करना चाहिए था, बिल्कुल गलत किया है उन्होंने। सरकार में जब आप होते हो, आप सरकार की भूमिका में, हम आपके प्रजा होते हैं। FIR होनी चाहिए, हुई है FIR, होनी भी चाहिए, लेकिन कहते ना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जिसका मुखिया ही गुंडा बैठा हो, जिस पे कई मुकदमे दर्ज हों और वो दूसरों को गुंडा बताने का काम करे, तो उनके विधायकों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा अपने देश के नौजवानों से, पढ़े लिखों से, कि भैया काठ की हंडिया बार बार नहीं चटती।
इसलिए सोच लो, समझ लो और अपने भविष्य को कहां लेके जाना है, कौन तुम्हारी आवाज को बुलंद कर सकता है, वहीं जाकर के अंगूठा टेक देना।